गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स को डिटेल में कंप्लीट स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनका होता है वेव नेचर। यानी कि एक तरह से हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो जब बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है। देखिए, आप समझिए इस बात को ध्यान से। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन in the form of wave which travels in space at the same speed of light। बहुत इजीली इसको अपने यहाँ पे डिफाइन किया है। क्या कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये रेडिएशंस आपके एक हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती हैं। क्या होती हैं? हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस, जो किसके फॉर्म में होती है? वेव। यानी इन रेडिएशंस का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होगा। ठीक है, जो कि आपके ट्रेवल करती हैं स्पेस यानी 3 डायमेंशन में। ठीक है, एट द सेम स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की स्पीड के इक्वली आपके ट्रेवल करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो आपके एक हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होती हैं, जो आपके स्पेस में या 3D में आपके ट्रैवल करती हैं एट द सेम स्पीड ऑफ लाइट, जिनका कि नेचर कैसा होता है बच्चों? वेव फॉर्म में नेचर होता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम यहाँ पे हम समझ रहे हैं। देखिए क्या है, मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट से देखिएगा ध्यान से। ये तो हमारे पास हो गई क्या? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपकी जनरेट कैसे होती है उसको समझेंगे, आप ध्यान से समझना। हमारे पास समझ लीजिए कोई एक चार्ज पार्टिकल है। क्या है आपके पास? कोई एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जब चार्ज पार्टिकल आपका वाइब्रेट करता है बच्चों, तो वाइब्रेशन से क्या होगा? जैसे ही क्या करेगा बच्चों? वाइब्रेट, तो वाइब्रेशन से यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में सपोज कोई भी मैटर है, उसके अंदर आपका कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसके वाइब्रेशन से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है बच्चों, क्या करता है? मूव करता है, ट्रेवल करता है, या यूं कहें कि ये आपका प्रोपेगेट करता है। ठीक है, मूव करे, ट्रैवल करे या प्रोपेगेट करे। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से, ट्रैवल से या प्रोपेगेशन से क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। समझा देते हैं। जब भी ये चार्ज पार्टिकल आपका मूव करता है तो इससे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल में आपके दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? दोनों कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से कौन सा कंपोनेंट जनरेट होगा? आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड। और इस चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से कौन सा बन रहा है? आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल में आपके दोनों कंपोनेंट रहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड अराइज हो रहा है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रहा है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे हम कह रहे हैं किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के पास में आपके पास टोटल 2 कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जब ये दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में, क्या कह रहा हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में ऑसिलेशन करते हैं, तो इनके ऑसिलेशन से आपके यहाँ पे रेडिएशन जनरेट होती है वेव फॉर्म में। ठीक है, जब भी आपका ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। जब ये दोनों फील्ड आपस में दूसरे से ऑसिलेट करते हैं, ये दोनों फील्ड कैसे होंगे बच्चों? ये दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरह से। ठीक है, एक दूसरे के 90 डिग्री राइट एंगल पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं।
ठीक है। तो जैसे ही दोनों फील्ड आपस में ऑसिलेट करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रैवल के फॉर्म में, सॉरी वेव के फॉर्म में आपकी जो है रेडिएशंस वो ट्रैवल करेंगी। उन रेडिएशंस को हम क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहेंगे, जिसकी स्पीड मैंने आपको बता दी कितनी होती है, अबाउट द सेम स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। समझ आए मेरी बात को। मैंने क्या कहा आपसे कि हमारे पास कोई भी मैटर में प्रेजेंट एक चार्ज पार्टिकल है जिसके वाइब्रेशन से, इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है, और जब ये मूव करता है, ट्रैवल करता है, प्रोपेगेट करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली कोप्लेनर हो सकते हैं, एक ही प्लेन में होंगे और साथ में होंगे 90 डिग्री एंगल पर। तो जब ये एक दूसरे ऑसिलेट करते हैं तो यहाँ पर आपकी रेडिएशन जनरेट होती हैं। उन रेडिएशंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो टर्म्स दिख रही हैं आपको, दैट इज इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड के ऑसिलेशन से जो रेडिएशन जनरेट होंगी, वो रेडिएशन ट्रैवल किस तरह से करती है बच्चों, वेव फॉर्म में। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव फॉर्म में। देखिएगा, ये सपोज कीजिए आपका कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका बी, ठीक है। और ये जो आपकी लाइंस है, देखो ये वाली लाइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइंस जो ट्रैवल कर रही हैं आपकी, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की है, ठीक है। और ये क्या है आपका वेव, जो आपका प्रोपेगेट कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है आपका, ये वाला जो एरो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है ना। जो आपकी वेव फॉर्म में आपकी लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वो आपका डायरेक्शन यहाँ पर है, ठीक है। ये आपकी, इसकी वजह से जो रेडिएशन जनरेट हुई है, कौन सा फील्ड जनरेट हुआ आपका, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो ड्रॉ कर रहा हूं लाइन, ये वाला, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, ठीक है। तो समझिए इस डायग्राम में क्या बताया मैंने आपको, लाइट जो कि आपकी या कोई भी चार्ज पार्टिकल जो आपका क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वो डायरेक्शन आपका ये है, जिसकी वजह से एक तो क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से कौन सा फील्ड जनरेट होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको रेडिएशन जो है वो आपकी ये है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। तो ये मूव कर रही है, आपको दिखाया मैंने, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और ये आपका कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों हमेशा क्या होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं, ठीक है ना, यानी एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आती है। यहाँ पे एक बात समझ में आएगी कि रेडिएशंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसका मतलब these radiations are arises due to oscillation of electrical as well magnetic field। दोनों फील्ड कंपोनेंट्स जो हैं उनके ऑसिलेशन से ये रेडिएशन जनरेट होती हैं आपकी, ठीक है ना। और मैंने आपको ये बता दिया जनरेट कैसे होती हैं, यहाँ पे बताया आपको चार्ज पार्टिकल की वजह से कि इसका एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ड्यू टू वाइब्रेशंस, और जब ये ट्रैवल करती है तो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड के ऑसिलेशन से जनरेट आपकी हो रही हैं, ठीक है। डेफिनेशन अब आपको इजीली समझ में आ गई होगी क्या, कि ये रेडिएशंस क्या होती हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस होती हैं जो ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। और कहाँ ट्रैवल करती हैं, स्पेस में, और एट द सेम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। नेचर कैसा होगा इनका, वेव नेचर होगा, ठीक है। तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने केवल दो चीजें डिस्कस की हैं, दैट इज डेफिनेशन एंड अनदर वन इज कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपकी जनरेट या अराइजेस कैसे हो रही हैं, ठीक है, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक एज वेल इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, दीज रेडिएशंस आर arises due to oscillation of electric and मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों
इन दोनों के आपस में ऑसिलेशन से ये आपकी वेव फॉर्म में जनरेट होती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सेकंड हमारे पास में यहाँ पे प्रॉपर्टी जो आती है, कैरेक्टरिस्टिक आती है ईएमआर की, वो क्या आएगी कि ये जो आपके दोनों इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। नंबर 3 हमने क्या कहा, दीज आर कैरेक्टराइज्ड into wavelength, wave number and frequency। ठीक है, क्या कहा कि इन ईएमआर रेडिएशंस को अपन कैरेक्टराइज करते हैं 3 पार्ट्स में, दैट इज वेव नंबर, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर हम डिस्कस करते हैं या इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वो पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब हमने इनको देखा तो वहां क्या नोट किया, वहां ये नोट किया कि वहां पे बहुत सारी रेडिएशंस आपकी प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी ईएमआर रेडिएशंस आपकी होती हैं, लाइक कॉस्मिक रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, विजिबल विया, है ना। तो बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, बहुत सारी ईएमआर रेडिएशंस होती हैं। अब हर एक ईएमआर रेडिएशन की हमने क्या नोट किया वहां पे कि हर एक ईएमआर रेडिएशन की वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसीज दोनों क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। समझ रहे हो बात को कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है आपका, जिसमें बहुत सारी ईएमआर रेडिएशंस आपकी प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। तो वहां पे हमने देखा कि हर एक अलग टाइप की ईएमआर रेडिएशन में उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, बट उन सभी रेडिएशंस की जो स्पीड होती है या प्रोपेगेट करने की जो स्पीड होती है वो सेम रहती है, जो हमारे बताया कितना होता है, लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है, तो हर एक ईएमआर रेडिएशंस की वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज होंगी डिफरेंट, बट वहां पर उनकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए हमने कहा कि ईएमआर रेडिएशंस को हमने 3 पार्ट्स में कैरेक्टराइज कर दिया, दैट इज वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। इन तीनों को हम अभी कुछ देर बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तीनों क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 4 की बात करेंगे, देयर इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड to travel, there is no medium is required to travel these waves। ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ईएमआर रेडिएशंस का। जिस तरह से एयर को मूव करने के लिए वैक्यूम वगैरह की नीड होती है, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं उनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है ना, देयर इज नो नीड ऑफ वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे ये बिना किसी मीडियम के भी आपकी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो समझ गए, देयर इज अ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ मीडियम टू ट्रैवल दीज वेव्स। इन वेव को मूव करने के लिए कोई आपको कोई भी मीडियम की नीड नहीं होगी। फटाफट से उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्कस करने वाले हैं आपसे। ठीक है, शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ बोल करके एक बार आपको। देयर इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल दीज वेव्स। इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। चलिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि हमारा 5th रहेगा, वो है आपका ये, दीज रेडिएशंस carried energy in the form of small packets। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे
कि ये जो रेडिएशंस आपकी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, आप इनकी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है इनमें कि ये जो रेडिएशंस होती हैं इनके अंदर जो एनर्जीज होती है, जो एनर्जी कैरिड आउट करती हैं इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के दौरान, वो रेडिएशंस आपकी किस फॉर्म में होती हैं, एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं ना बच्चों, इन्हें बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्या बोलते हैं? क्वांटाइज बोल सकते हैं, या फिर इन्हें बोलते हैं फोटॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। लिख लीजिएगा, व्हाट आर फोटॉन्स, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स का। तो फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स आपके एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी होती है जो कैरिड आउट करती हैं दीज रेडिएशंस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी कैरिड आउट होती है वो होती है स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में। इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? क्वांटाइज एनर्जी बोलेंगे, या फिर क्या कहेंगे? फोटॉन्स कहेंगे, ठीक है। तो दीज आर द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट कैसे होती हैं? किसी भी चार्ज पॉइंट या किसी भी मैटर में प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशंस एज वेल उसकी मूवमेंट या प्रोपेगेशन से होते हैं। दोनों फील्ड जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों फील्ड जब आपके ऑसिलेट करते हैं तो इनसे आपकी एक वेव्स के फॉर्म में रेडिएशन जनरेट होती हैं। उन रेडिएशंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, जो हमें डायग्राम से साफ पता लग रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इन रेडिएशंस को हमने 3 पार्ट में कैरेक्टराइज किया, वेव नंबर, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना। और इसके बाद हमने कहा कि ये जो रेडिएशंस होती हैं इनको मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें तो ये एनर्जी जो कैरी करती हैं अपने साथ में, वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं बच्चों? क्वांटाइज एनर्जी बोल रहे हैं या फोटोन बोल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो द एनर्जी कैरिड आउट बाय EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो एनर्जी कौन सी है बच्चों? क्वांटाइज एनर्जी या फोटॉन्स है, ठीक है। तो जो एनर्जी कैरिड आउट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is directly proportional to the frequency of EMR, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी एनर्जी कैरी करते हैं अपने साथ में, वो एनर्जी उन्हीं की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। तो ये टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम इसके 3 पार्ट्स यानी 3 कैरेक्टराइज्ड जो फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर, इनको हम यहाँ पे डिटेल में देखना चाहेंगे। चलिए फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा बच्चों? वेवलेंथ। देखिएगा ध्यान से, ये आपका डायरेक्शन है प्रोपेगेशन का किसी भी वेव का, और उसके बाद ये हमारे पास है वेव फॉर्म में क्या आपके पास में EMR रेडिएशन है सपोज कीजिए। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं, जो इसके पीक पॉइंट्स होते हैं ये, इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्ट, और जो डाउनवर्ड आपका होता है इसे बोलते हैं आप थ्रो, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो आपके पास में पॉइंट आएगा वो आपका होगा थ्रो पॉइंट, और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो आपके पास होगा वो होगा आपका क्रिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्रिस्ट जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं आप मैक्सिमम पीक्स को, और थ्रो बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं वो आप सबसे डाउनवर्ड पीक्स को बोल रहे हैं, ठीक है, EMR रेडिएशंस में। तो वेवलेंथ होता क्या है? वेवलेंथ होता है द टोटल डिस्टेंस बिटवीन any two neighboring crest and through। ये क्या बोल रहे हैं हम? डाउनवर्ड पीक को क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे इन पीक्स को बोल रहे हैं क्या? थ्रू। इन अपवर्ड पीक्स को क्या बोल रहे हैं? क्रिस्ट। तो यहां से यहां तक यानी कोई भी टोटल 2 क्रिस्ट एंड 2 थ्रो,
इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ मतलब वेव्स के बीच की डिस्टेंस, लेंथ यानी कोई भी टू क्रेट्स एंड टोटल कोई भी टू थ्रो, इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस होगी उसे हम कह देंगे वेवलेंथ। बहुत सिंपल सा, देखिए समझिए, हर एक डेफिनेशन को आप इजीली समझ सकते हैं उसकी नेम से। जैसे हमने समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन से जनरेट होने वाली रेडिएशंस को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बस हमें ये पता होना चाहिए उनका नेचर जो होता है वो वेव नेचर होता है, क्योंकि वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया पीछे, वो ये है कि दीज यानी कि EMR रेडिएशन जो होती हैं उनकी बात करें तो ये आपकी ट्रेवल्स करती है, हालांकि मैंने आपको ऑरली बता दिया था लेकिन इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा रेडिएशन जो होती हैं वो आपकी लाइट की स्पीड के इक्वल ट्रैवल करती हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कितने भी टाइप की EMR रेडिएशंस हो आपके मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, वो सब के सब आपकी सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं, जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो वेव लेंथ क्या है, वेव की लेंथ यानी लेंथ मतलब डिस्टेंस और बिटवीन वेव्स। तो बिटवीन वेव्स दो ही होंगी, या तो थ्रो होंगी या आपकी क्या होंगी, क्रिस्ट होंगी। तो कोई भी टोटल टू क्रिस्ट और थ्रो के बीच जो डिस्टेंस होगी बच्चों, उसे हम क्या कह देंगे, वेव लेंथ कह देंगे, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज represented as लैम्डा। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी वेव लेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी यूनिट क्या रहेगी बच्चों, इसकी यूनिट हमारे पास रहेगी एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं इसे, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। या हमारे पास होती है मिली माइक्रोन, ठीक है। मैं बात करूं अगर यहाँ पे एंगस्ट्रॉम की, तो एंगस्ट्रॉम क्या होती है, कोई भी लेंथ की सबसे स्मॉल या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यहाँ बात करूं मैं आपके सामने तो आपको पता लग जाएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। यानी एक लेंथ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है मेजर करने की, वो होती है आपकी एंगस्ट्रॉम, जिसे हम वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं जनरली। और एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻10 मीटर होगी, जो आपको काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये तो हो गया अपने पास, वेवलेंथ कंप्लीट हो गया। यहाँ पे वेवलेंथ में हमें क्या देखना है, वेवलेंथ की डेफिनेशन देखनी है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल देखना है, और हमें देखना है इसकी यूनिट देखनी है, ठीक है। नंबर 2 पर आते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होगा, वेव नंबर मैं आपको बताता हूं यहां पर, द टोटल नंबर ऑफ वेव्स present in 1 centimeter length, ठीक है। वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। या कोई भी चीज, अगर आपके पास में 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ वायर आपके पास प्रेजेंट है, तो उस 1 सेंटीमीटर लेंथ में टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने प्रेजेंट है, ये कहलाएगा आपका वेव नंबर। क्या कहलाएगा, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। किससे, न्यू बार से। और इसकी जो यूनिट होगी बच्चों, वो होगी आपकी सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो व्हाट इज वेव नंबर, वेव नंबर को हमने कहा कि वेव नंबर आपकी किसी भी एक सेंटीमीटर लेंथ में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ वेव्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, देखिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में समझाना चाहूंगा, इस चीज को देखिएगा ध्यान से। हमारे पास कोई 1 सेंटीमीटर की लेंथ है यहाँ पे, ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर में, यहां से लेकर के यहां तक, इस 1 सेंटीमीटर की लेंथ में आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, ठीक है, वो कहलाएगा वेव नंबर, ठीक है। अब वेव नंबर जो है उसका यूनिट मैंने आपको बता दिया, सेंटीमीटर इनवर्स है, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, न्यू बार से। अब हम अगर यहाँ पे रिलेशन निकालना चाहें किसके बिटवीन, वेव लेंथ और वेव नंबर के बीच, तो रिलेशन क्या आना चाहिए आपके पास, वो ध्यान से देखिएगा, डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा यहाँ पे मैं टोटल 2 डायग्राम्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड वेव नंबर। देखिएगा, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है आपकी, 1 सेंटीमीटर है,
सपोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए इस 1 सेंटीमीटर की लेंथ में आपके पास में ये वेव्स नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब और एक आपके पास में मान लीजिए डायग्राम यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है। तो आप क्या कहेंगे बच्चों, अब ये कहेंगे कि इस 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ यहाँ पर आपको गिवन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा कहां पर आपके यहाँ पर है कि नहीं, है ना। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेव्स क्या है, लो है। तो आपने डायग्राम से इजीली समझ में आ गया आपको डायग्राम की हेल्प से कि यहाँ पर केस फर्स्ट जो है उसमें आपका वेव नंबर मोर है एज कंपेयर टू केस 2 के, ठीक है, समझ में आ गया। तो वेव नंबर अगर आपका हाई रहेगा तो आप क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी टू क्रिस्ट और थ्रो के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है, हुई कि नहीं। और यहाँ पे कोई भी टू क्रिस्ट और थ्रो के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो क्या समझ में आया कि जब भी आपका वेव नंबर इंक्रीज होगा तो आपकी वेव्स के बीच की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड वेव लेंथ, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कि जब भी आपका वेव नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका वेव लेंथ डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड वेव नंबर। अब हमारा थर्ड पॉइंट बाकी रह गया जो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, हो गया, चलिए देखिए। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी को कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्या कहेंगे, देखिए, द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए कोई भी हमारे पास में ये क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स आपकी पास होती हैं वो कहलाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। कि पर्टिकुलर किसी भी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी टोटल नंबर ऑफ वेव्स यहाँ से पास हुई एक सेकंड के अंदर, वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ओनली न्यू। एंड न्यू बार से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर को, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की बात भी हम यहाँ पे करें अगर वेवलेंथ से, तो ये भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो वेव नंबर एंड वेव लेंथ दोनों क्या होते हैं आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, किससे बच्चों, सॉरी वेवलेंथ से, किससे, वेवलेंथ से, ठीक है। गेट इट माय पॉइंट। अब आप समझ गए होंगे इस बात को भी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स यहाँ से पास होंगी एक पॉइंट से एक सेकंड में, जितना नंबर ऑफ वेव ज्यादा होंगी उतनी इनके बीच डिस्टेंस भी कम रहेगी। क्योंकि हम एक सेकंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड में अगर यहाँ से एक ही वेव पास हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं वेव्स के बीच डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो लो नंबर ऑफ वेव पास हो रही है, डिस्टेंस ज्यादा है। अगर डिस्टेंस कम रहती है इनके बीच, वेव्स के बीच लेंथ कम रहती है, तो वो ज्यादा नंबर ऑफ वेव पास होंगे आपकी 1 सेकंड में। तो समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, ठीक है, ये हो गया। अब इसके यूनिट की बात अगर कर ली जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसकी यूनिट दो होती हैं आपकी, या तो होती है साइकिल पर सेकेंड, क्या होती है, साइकिल पर सेकेंड, या इसकी यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज, क्या होगी, हर्ट्ज। अब हम दोनों के रिलेशन की बात करें हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड, तो लिखेंगे 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड होता है आपका, ठीक है, समझ गए होंगे। अब फटाफट से हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि वेव लेंथ क्या होगा। वेव लेंथ होगा आपके वेव्स के बीच की डिस्टेंस, यानी टोटल 2 क्लिट्स और 2 थ्रोज के बीच की डिस्टेंस को हम कहेंगे, कोई भी 2 नेबरिंग होने चाहिए, ठीक है, उन्हें कहेंगे वेव लेंथ। लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट एंगस्ट्रॉम या मिली माइक्रोन होगी। वेव नंबर, किसी भी एक सेंटीमीटर लेंथ से पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। सेंटीमीटर इनवर्स से इसको हम रिप्रेजेंट, यूनिट होती है, रिप्रेजेंट न्यू बार से करते हैं, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी,
किसी भी एक पॉइंट से एक सेकंड में टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो पास होती है उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू से। वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा। एज वेल इसकी यूनिट क्या होती है, साइकिल पर सेकंड एंड हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो यहाँ पे ईएमआर रेडिएशंस के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका होगा स्पेक्ट्रम in which all EMR radiations यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अरेंज्ड in increasing order of their wavelength or in decreasing order of their frequency। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा क्या, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की जगह आप लिख सकते हैं द रीजन, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं द रीजन। ठीक है, आपका वो रीजन जिसमें बहुत सारी आपकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो आपकी अरेंज होती हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब हमने डिस्कस किया, डिटेल में उन्हें देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिटेल में डिस्कस किया, उनको पढ़ा, स्टडीज की उनके बारे में, तो उनके स्टडीज से हमें एक चीज पता लगी कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन सब की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज दोनों डिफरेंट डिफरेंट होती है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होगा, वो रीजन होगा जहां पर हम सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज में। बिकॉज वी नो दैट कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। one of them is increases then another one is decreases obviously because both are inversely proportional to each other। okay, तो ये वो रीजन है जहां पर आपकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अरेंज होंगी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या फिर कह सकते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम फटाफट से क्या बनाएंगे, यहां पर हम बनाते हैं रीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। देखिएगा ध्यान से, ये रहा। यहाँ पे बात करें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो आपकी कौन कौन सी रेज होती है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, साथ साथ में उनके वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज भी हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 10⁻², 4 से, देन आपका 10⁻², देन 10⁻0, देन आपका होगा 10⁻², ये होगा आपका 10⁻16, 10⁻14, 14 के बाद आपका ये हो जाता है 10⁻12, 10, 8, 6 and 4। Twelve, 10, 8, 6 and 4, 10⁻², 0, -2, -4 and -6, -8, -10, 12, 14 and 16, 10⁻16, 18, इनको हम थोड़ा नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं, 10⁻16, 14,
14, 18, 20, 22 and 24. ठीक है, देखिए यहां पर बात करें हम यहां पे इस वाले की, तो ये आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, LNTH। ठीक है, इधर से बात करें तो ये आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझिएगा, ये क्या है आपका 10⁻⁻16 है, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 5, 2, 0, 2, 4, यानी इस तरफ से जब इस तरफ अपन मूव कर रहे हैं तो आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डियर वेवलेंथ। ठीक है, यहां से यहां की बात कर रहे हैं तो ये क्या आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिएगा 24 से डिक्रीज होते तो कहां पहुंच गई आपके 10⁻4 पे। तो इस तरफ हम बात कर रहे हैं कहां से, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट आपका क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम बात करें अगर 10⁻16 से 14 के रेंज की, तो यहां पर आपको इस वेवलेंथ में जो रेज मिलती हैं वो मिलती हैं कॉस्मिक रेज। कौन सी मिलती हैं, कॉस्मिक रेज मिलती हैं। इस रेंज पे बात करते हैं तो इस रेंज में हमें कौन सी रेज मिलती है, गामा रेज। कौन सी मिलती है, गामा रेज। इस रेंज से इस रेंज में बात करेंगे तो यहाँ मिलती है हमें एक्स रेज। ठीक है, समझ जाएंगे अब कि एक्स रेज स्पेक्ट्रम में जहां पर अपन को जिस रीजन पे मिलता है वो रीजन ये होता है जहां पे आपकी वेवलेंथ की रेंज ये रहेगी और फ्रीक्वेंसी की रेंज ये रहने वाली है। ठीक है, यहाँ आएंगे तो यहाँ कौन से मिलेंगे, यूवी रेज। यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज मिलेंगे यहाँ पर अपन को। ठीक है, ये जो रीजन होगा आपके पास में 10⁻8 to 6 यानी कि 16 to 14 के बीच में, ये रहता है आपके पास में विजिबल रीजन। कौन सा रीजन होता है, विजिबल रीजन होता है, जहां पर हमें 7 कलर यानी कि विबग्योर ऑप्टेन होता है। क्या, विबग्योर। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर, ये सारे हमें ऑब्जर्व होते हैं जिनको अपन इजीली विजिबल कर पाते हैं। ठीक है, इनकी रेंज होती है बच्चों 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, यानी इस तरफ से इस तरफ जाने पे वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हमें पता होना चाहिए कि रेड कलर जो होता है ना उसी को हम इसलिए डेंजर के फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे लो होती है। ठीक है, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे लो होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, इसलिए रेड कलर को हम यूज करते हैं एज अ डेंजर। ठीक है ना, ताकि वो अपन को इजिली विजिबल हो पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विजिबल रीजन के बाद बात करते हैं तो ये आएगा आपका माइक्रोवेव रेज। कौन सी आएंगी, माइक्रोवेव रेज, जिसको हम यूज करते हैं ओवंस में, कुकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आगे आते हैं तो ये हमारे पास में आई मतलब इंफ्रारेड। कौन सी मिलेंगी, इंफ्रारेड रेज। और ये हमारे पास में आएंगे लास्ट में रेडियो वेव रेज। कौन सी आएंगी, रेडियो वेव रेज, जहां पे हम सारे विविध भारती के स्टेशंस वगैरह होते हैं, एफएम रेडियो वगैरह उनको सुनते हैं, इस रेंज में वो हमारे पास ये होता है रेडियो वेव रेज। तो ये हमारे पास में एक पूरा स्पेक्ट्रम है, रीजन है, जहां पर हमें बहुत डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिल रही हैं, डिफरेंट रीजन ऑफ दियर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज, जिनको हमने एक जगह पे अरेंज कर लिया है। विजिबल रीजन हमको यहाँ मिलेगा जहाँ पे हमारे पास में विबग्योर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये रहा हमारे पास वो स्पेक्ट्रम जहाँ पे सारे डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया जाता है। ठीक है ना, इसे लर्न करेंगे आप इस तरह से, सी गामा एक्स यू वी एम आई आर। ठीक है ना, सी गामा XU VMI R, और इसकी कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं आप लर्न करने के हिसाब से, इस फॉर्म में से लर्न कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ वेव जो है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। इस लेक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।